ओके, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10। ओके, एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था जो भी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है क्लास 10 में, वह है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, या सिंपल में इसको कह सकते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, तो इस लेसन में मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि इसमें टोटल आपका सिलेबस क्या है, मतलब सिलेबस में इस लेसन के टॉपिक्स क्या है। तो एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस लेसन में आप लोग को पढ़ना क्या है। इट इज़ बेसिकली दिस वीडियो फॉर द, ये आपको एनसीईआरटी बुक के आधार पर बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो नॉर्मली इसी से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है वो पहले से फिक्स है, और जो भी मतलब जिस भी लेसन के क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वो सभी चीज़ें उसमें दी गई। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर इस लेसन के सिलेबस के बारे में आप लोग बताता हूँ। देखिए, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनन। ओके, तो ये इसके पहले मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन आपको लिखनी है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप लिखेंगे जीवों में ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ऐसा संतान उत्पन्न करते हैं, या तो उसको बोला, या अपने ऐसा जीव उत्पन्न करते हैं, उसको बोला जाता है जनन। आफ्टर दैट, इफ यू आर इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल, देन यू कैन राइट इन इंग्लिश दैट द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। ओके, फिर इसमें आपको पढ़ना, ये रिप्रोडक्शन आप यदि अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो उसके बाद आपको इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार या टाइप। ठीक, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको सभी चीज़ों को बता दिया है, फिर से मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। एक है आपका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों जनन है या दोनों रिप्रोडक्शन है, तो दोनों प्रकार के जनन में क्या होगा? संतान की उत्पत्ति होगी या नया संतान या न्यू बॉडी बनेगी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मान लीजिए कि मेल गैमिट है और दूसरा फीमेल गैमिट है। ठीक है, मान लीजिए ये मेल गैमिट है और ये है फीमेल गैमिट, तो मेल गैमिट को बोलते हैं नर युग्मक और फीमेल गैमिट को बोलते हैं मादा युग्मक। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्रोमोसोम की नंबर जो होती है नॉर्मल कोशिकाओं से आधी होती है या हाफ होती है। Gametes are the cells in which the number of the chromosome is half. Okay, like in the case of the human beings, our normal body cells they contain 46 chromosomes, but in the case of gamete only 23 chromosomes are present. Okay, तो मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ये है या युग्मक है, ये दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो इसको बोला जाता है निषेचन। ओके, निषेचन हिंदी में बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या बनेगा? एक कोशिका जो बनेगी उसको बोलेंगे युग्मनज। उसको क्या बोलेंगे? युग्मनज। और युग्मनज इसको बोलेंगे इंग्लिश में जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट नए संतान में इससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया संतान बन जाएगा। तो ये टोटल स्टेप है। ये स्टेप किसका है? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 डिफरेंसेस आपको जरूर लिखना है यदि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वो क्या है? पहला है कि इन द केस ऑफ द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो होगा उसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा, और ये जो युग्मक होगा वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या नॉर्मल कोशिकाओं से हाफ होती है या आधा होती है। फिर आफ्टर दैट युग्मक बनेगा, और यो नर के शरीर में या मेल बॉडी है उसमें नर युग्मक बनेगा, और जो फीमेल बॉडी है उसमें मादा युग्मक। ये दोनों कोशिकाएं होती हैं नर और मादा युग्मक। आफ्टर दैट ये दोनों नर और मादा युग्मक कोशिकाएं मिलती हैं और ये बनाती हैं युग्मनज या जाइगोट। आफ्टर दैट जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से डबल हो जाती है। मान लीजिए नर युग्मक में 23 क्रोमोसोम है और फीमेल युग्मक में भी 23 है, दोनों मिल गए तो जो युग्मनज बना या जाइगोट बना उसमें फिर से 46 आ गए, और 46 यही मतलब ये युग्मनज बन जाएगा। ये धीरे धीरे कोशिकाओं का टफ्ट बन जाएगा, भ्रूण कहेंगे, और भ्रूण से डेवलप होकर नया संतान बन जाएगा। ठीक, तो ये सब स्टेप यदि फॉलो हो रहा है तो इसको कहा जाएगा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि मेल गैमिट बन रहा है, फीमेल गैमिट बन रहा है, दोनों मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को कह दिया गया फर्टिलाइजेशन। और ये बन रहा है कोशिका, उसको जाइगोट, और जाइगोट से क्या होगा? न्यू, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से न्यू बॉडी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? जो ये तो हो गया आपका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा असेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, इस मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन की प्रोसेस या मिलने की प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। और जाइगोट जो होगा नर और मादा युग्मक के मिलने से बनना, ये भी नहीं बनेगा। ये मेन डिफरेंस है किसमें? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। फिर इसमें आपने अंडरस्टैंड किया कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है। ठीक, तो फिर आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कौन कौन से लर्निंग पॉइंट हैं जो आप पढ़िएगा तो उससे मतलब अधिक आपसे प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, देन फर्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। पहला ये आपको जानना है रिप्रोडक्शन क्या है। सेकेंड आपको जानना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड आपको जानना है डिफरेंस,
डिफरेंस किसमें किसमें जानना है आपको, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द कॉल्ड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट यहाँ पे डायरेक्टली दो टाइप की रिप्रोडक्शन आपको क्लास 10 में पढ़ने हैं। तो जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, फर्स्ट मैं आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने आपको असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड, ठीक। तो इसको शॉर्टकट में आप जानिए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। इतना आपने रिप्रोडक्शन जान लिया, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जान लिया, फिर डिफरेंस आपने जान लिया कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। फिर जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है आपको दो सिर्फ जीवों में पढ़ना है, वो भी बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है। पहला है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स इसका मतलब होगा कि ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर पाया जाता है, ओके, या पुष्पी पौधों में जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होगा। दूसरा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है ह्यूमन बींग्स या मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो ये दोनों पढ़ना है आपको सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ लर्निंग पॉइंट है। और फिर यहाँ पे आपको मैं फिगर के द्वारा आज समझाने का प्रयास करूँगा कि जो ये भी असेक्चुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं उसको आप फिगर के द्वारा कैसे समझेंगे, और यदि बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है तो उसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली जो भी आप जिस भी मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो या आप हाई स्कूल में है, 9 में है, 10 में है, 12 में है, या बीएससी कर रहे हैं, जो भी कोर्सेज आपका है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। अलग अलग किताबें हैं और अलग अलग किताबों में ढेर सारा टॉपिक दिया गया है, जिससे जो सिलेबस जो यूपी बोर्ड का जो मतलब एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि सभी किताबों से बनता है। तो जो मेनली जो प्रश्न बनते हैं वो आप जानते हैं कि 9, 10, 11, 12 जो भी हो गए एनसीईआरटी की बुक चलती है, और उसी से जो बोर्ड एग्जाम होगा उसी से पूछा जाएगा। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप देखिए कि एनसीईआरटी बुक में ये मतलब बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत है यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। आल्सो इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द सीबीएसई बोर्ड, देन आप भी देखेंगे कि उसमें भी एनसीईआरटी बुक ही मेन है। उसके बाद बहुत सी किताबें लोग चलाते हैं, लेकिन मेन आपको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक, ओके, ठीक। अब यहाँ पे दो टाइप की रिप्रोडक्शन है। एक है आपका असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ओके, और दूसरा क्या है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, या हिंदी में इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। इसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। तो ये अलैंगिक जनन जो है ये इतने टाइप का आपके बुक में दिया गया है। ये वाला ये इतना ये नहीं दिया गया, लेकिन आपको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि इसके बाद मान लीजिए कुछ इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें ये सभी चीज़ थी, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये सिर्फ मैंने ये लिखा है कि कितने मेथड्स आपको जानने हैं, ठीक है। तो इसको आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए। ये पहला है विखंडन, या इसको क्या बोलेंगे, फिजन, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, खंडन या फ्रेगमेंटेशन। थर्ड जो है आपका क्या है, मुकुलन। और अगला जो मेथड है वो क्या है, मुकुलन या बडिंग। नेक्स्ट जो मेथड है फोर्थ वो है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। अगला है बीजाणु समासंग, या इसको बोलते हैं बीजाणु के द्वारा या स्पोर्स के द्वारा न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो है आपका कायिक जनन दिया गया है, ठीक है, कायिक जनन। तो इतने ही मेथड आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, और इतना ही आपको जानना है। तो इसमें लर्निंग पर आप इसको इजी कैसे करिएगा, ठीक है। पहला वर्ग क्या है आपका, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, इसमें अब प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है। तो फर्स्ट वर्ग आपका क्या है कि जो भी असेक्चुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है इसका नाम याद करिए, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि असेक्चुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कितने प्रकार से, उसकी विधियाँ क्या हैं या उसके मेथड्स क्या हैं, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, विखंडन। विखंडन को क्या बोलते हैं, फिजन। दूसरा क्या है, खंडन। खंडन को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड जो है मुकुलन, जिसको क्या बोलते हैं, बडिंग। अगला जो मेथड है वो है क्या, पुनरुद्भवन, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट है आपका बीजाणु समासंग या बीजाणुओं के द्वारा जनन, इसको बोला जाता है बाय द स्पोर्स, रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स। नेक्स्ट है कायिक जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसको बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। दोनों नाम इसमें सही है। तो पहले आपने क्या किया, ये 6 मेथड का नाम आपने याद किया। फिर आपको डायरेक्टली याद करना है कि ये एक्चुअली अब एक ही जीव में सभी मेथड नहीं पाया जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए विखंडन नॉर्मली आपको किस में देखने को मिलता है, तो ये विखंडन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोष की जीवों में होगा। अब एक कोष की जीवों में ये 2 प्रकार से होगा। यदि मान यहाँ पे देखिए विखंडन एक कोष की जीवों में होगा, एक है पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपली फिजन। बाइनरी फिजन का अर्थ क्या है कि मान लीजिए एक कोष की मान लीजिए एक कोष का, ऐसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा की मान लीजिए कोई कोष का है, ठीक। अब बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जा रहा है, तो आप फिगर कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए अमीबा,
हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जिसमें लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, इसमें लिख लिया आपने अमीबा, ठीक है। अब अमीबा है यहाँ पे। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये फिर इसके बाद एरो बनाइए आप, फिर इसे अमीबा कैसे सेल दिखाइए आप कि इसका जो न्यूक्लियस हो रहा है इसे चपटा हो रहा है, ठीक है। पहले ये सर्कुलर चपटा हो रहा है, फिर अगले स्टेप में आप दिखाइए कि एक ही सेल के अंदर ऐसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस 2 पार्ट में से डिवाइड होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाइए कि इस तरीके से ऐसे डिवाइड हो रहा है, ये 2 आपका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाइए कि एक इधर अमीबा बन गया, एक इधर अमीबा बन गया, ठीक है। तो इसका नाम है विखंडन या फ्यूजन, बट ये 2 टाइप से होगा। ये अमीबा की बॉडी है, एक ही सेल है और इसकी न्यूक्लियस ये बीच में ये क्या न्यूक्लियस या केंद्रक, और धीरे धीरे चपटी हो रही है और सेल भी अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेल था, फिर धीरे धीरे ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और सेल भी दोनों पार्ट में डिवाइड हो गई। तो बाइनरी मीन्स हो गया कि 2, बाई मीन्स 2। बाइनरी फिजन मतलब कि ऐसा फिजन जिसमें एक बॉडी से 2 बॉडी का निर्माण हो, ठीक है। तो ये हो गया अमीबा, इसका मेन एग्जांपल है, जिसमें अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इस फिगर को बना के आप लिख सकते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा या अमीबा में द्विखंडन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो आपका है ये फिगर के द्वारा मैं देखिए, पहला वर्क है नाम याद करना है आपको, सेकेंड वर्क है नाम जब आपने याद कर लिया तब याद करना है कि यह मेथड किस जीव में पाया जा रहा है। तो विखंडन 2 जीव में 2 प्रकार का होगा। एक बाइनरी फिजन, जब एक कोशिकीय जीव एक शरीर से 2 बॉडी में बदल जाएगा। फिर मल्टीपली फिजन, जब एक कोशिकीय जीव कोई होगा और वह एक बॉडी से उसके ढेर सारी बॉडी बन जाएंगी, तो उसको बोला जाएगा मल्टीपली फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन या मल्टीपली फिजन। तो ये था पहला, मैंने आपको एग्जांपल किसका बताया, बाइनरी फिजन का। आपने देखा कि अमीबा की एक बॉडी थी या एक ही सेल उसके बॉडी में पाई जाती है, वही उसकी पूरी बॉडी है। एक सेल थी और उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और सेल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो टोटल इसका रिजल्ट क्या निकला कि अमीबा एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो ये फिजन कैसा है, बाइनरी फिजन। फिजन भी 2 टाइप का है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा क्या है, मल्टीपली फिजन। तो बाइनरी फिजन का फिगर मैंने आपको बताया। सेकंड क्या है, मल्टीपली फिजन। अब यहाँ पे याद क्या करना है आपको, मल्टीपली फिजन या हिंदी में बोलेंगे बहुखंडन, ये किस में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। ये दोनों अमीबा भी प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ, दोनों प्रोटोजोआ के जंतु हैं। तब मान लीजिए से आपने बना लिया, ये मान लीजिए प्लाज्मोडियम है, एक न्यूक्लियस सबसे बनाया, यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर अगला स्टेप आपने बनाया, मान लीजिए सेल बनाई। अब सेल में एक न्यूक्लियस से मान लीजिए पहले एक न्यूक्लियस था, ढेर सारा आपने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है, ढेर सारा। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि ढेर सारे यहाँ पे न्यूक्लियस जो आपके बने हुए हैं इस सेल के अंदर, ये थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य लेकर ऐसे अलग अलग सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लिए। और नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि ढेर सारे ऐसे, और ये जितने इसके ये अंदर छोटी छोटी सेल्स बन गई उसके, और ये सभी सेल्स क्या हो गई, मतलब कि उससे अलग हो गई इस सेल से, और सब स्वतंत्र जीवन अपना बिताने लगी। तो एक सेल से क्या हुआ, अब इसमें चेंजेस देखिए कैसे आया। प्लाज्मोडियम की मान लीजिए कि एक कोशिका वाला है ये, इसके अंदर एक सेल है पहले, सॉरी एक कोशिका ये टोटल है, इसमें एक न्यूक्लियस है या केंद्रक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जिसका न्यूक्लियस है वो ढेर सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। फिर अभी इसका जो प्रत्येक न्यूक्लियस है, ईच न्यूक्लियस वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेगा और सब छोटी छोटी एक सेल के अंदर ही ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी। फिर ये जो वाल होगी वो रैप्चर होगी, फट जाएगी और उससे ढेर सारा मतलब यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम ढेर सारा निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। कोई कन्फ्यूजन है किसी को, ये वाला जो मैंने फिजन आपको बताया ये क्लियर हो गया। फिर से उसको बता रहा है, विखंडन या फिजन ये हमेशा एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। आपने देखा कि अमीबा भी एक कोशिकीय था और प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय था, लेकिन अब इसमें अमीबा में क्या था कि एक कोशिका से 2 कोशिका में बन रहा है, और प्लाज्मोडियम में क्या है, एक कोशिका से ढेर सारी कोशिका बन रही है। तो विखंडन या फिजन भी 2 टाइप का, जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा तो उसको बोला जाएगा द्विखंडन, ठीक है। और फिर जब एक कोशिका से ढेर सारी कोशिका बनेगी तो उसको बोला जाएगा बहुखंडन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है द्विखंडन और बहुखंडन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो फिगर इस तरीके से, एक्चुअली इस तरीके से फिगर बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और एग्जामिनर भी देखेगा तो आपको इजीली नंबर वो दे देगा। क्लियर। तो 2 में यहाँ पे पहला मेथड सिर्फ कंप्लीट हुआ है जिसका नाम है विखंडन या फिजन, और इसके दोनों टाइप का मैंने फिगर भी आपको बता दी। नेक्स्ट मेथड जो है, ओके, द नेक्स्ट मेथड जो आपका दूसरा मेथड है वो क्या है, खंडन या इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल क्या है, ये किस में पाया जाएगा, स्पायर वगैरह में। एक्चुअली ये जितने भी मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 या 2 ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है सिर्फ उसमें पाए जाते हैं।
तो आप व्हेन यू गो इन द हायर स्टडी इन द क्लास 12 और बीएससी वगैरह में आप जाएंगे तो ढेर सारे जीव में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन मैंने ईजी करने के लिए कि क्लास 10 के लेवल के हिसाब से आपको क्या चाहिए कि जितने में आप फिगर भी बना लेंगे और अपने नॉलेज को लिख देंगे तो आपको नंबर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, तो पहला मेथड ये कंप्लीट हो गया, इट इज कंप्लीटेड। सेकंड ये हो गया आपका खंडन या फ्रेगमेंटेशन, ये स्पायरोगैरा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अमीबा एक प्रोटोजोआ था और प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है, जो दोनों की जो पूरी बॉडी होती है सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट स्पायरोगैरा, ये है आपका ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का मतलब है ये क्या है, ये हरा शैवाल है और इसकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस लाइनियर क्रम में उसमें सीक्वेंस में लाइनियर सीक्वेंस में सेल्स या कोशिका उसमें लगी रहती है। अब इसको आप कैसे बनाइएगा इसका फिगर, ये मान लीजिए इस तरीके से आप ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्पायरोगैरा की बॉडी है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 6 7 ऐसे ढेर सारी सेल्स ऐसे लगी रहती हैं, जैसे सीढ़ी होता है उस तरीके से, ठीक। अब इसमें ऐसे सेल्स के सभी पार्ट्स ऐसे अपना होते हैं। ये पूरी स्पायरोगैरा, एक ये और भी लंबा ऐसे हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका क्या नाम है, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा है क्या, ये एक हरे रंग का शैवाल है या एल्गी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या दिखाएंगे कि अब यहाँ पे स्पायरोगैरा की पूरी बॉडी है और इसकी सीक्वेंस जो मतलब जो भी सेल्स होती है, मान लीजिए फिंगर्स हैं तो फिंगर्स में मान लीजिए 1 सेल 2 सेल 3 ऐसे लाइन से लगी हुई हैं। तो स्पायरोगैरा की बॉडी खूब लंबी होती है और सब सेल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पार्ट में 2 पार्ट में या 3 पार्ट में से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि सभी पार्ट को ऐसे अलग अलग कर देंगे। 4 पार्ट में मान लीजिए, हर पार्ट में मान लीजिए ढेर सारी सेल्स है, अब ये डिवाइड हो गया। इसकी बॉडी 4 टुकड़ों में टूट गई। फिर ये जितने भी पार्ट्स हैं सब डेवलप होकर विकसित करके ग्रोथ करके फिर इसी के जैसी पूरी बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, या खंडन। इसमें क्या होगा कि टोटल बॉडी कई टुकड़ों में टूट जाती है और ये सब जो बॉडी टूटती है वो मान लीजिए नया जीव ही होता है या और भी डेवलप करके वो अपने नए जीव के जैसा अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये फिगर था, इस तरीके से आप फिगर भी बना सकते हैं। ये भी आपको क्लास 10 की बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसे आप कॉन्सेप्ट अपना और भी क्लियर कर सकते हैं, ये फिगर बना भी सकते हैं। ओके, देन नाउ वी आर कंप्लीटेड 2 methods, that is the fission also we are completed, and the second method that is the fragmentation. Actually there are some students if you are in English medium, then I can also explain in the English. Okay, like that what you can write fission. Fission you can write fission, generally it is a method of the sexual reproduction which is found only in the unicellular organism. Again you can write fission, generally we can divide into 2 types, that is the binary fission and second is the multiple fission. In the case of the binary fission, it is found only it is found in amoeba. And what happened there, amoeba, the body of the amoeba is made by only 1 cell, and each amoeba cell divide into 2 amoeba, that is called binary fission. And second is the multiple fission, it is found in the plasmodium. And in the case, it is also type of the fission in which one plasmodium divide into many plasmodium body. Okay, after that you can draw the figure. Second, fragmentation. Fragmentation is a method of the sexual reproduction. It is generally we can see in the Spirogyra, and Spirogyra is a green algae, filamentous algae. After that, what happens there, if the Spirogyra body divides into many pieces or fragment, then each fragment develop into a new body of the Spirogyra. That is, therefore it is called fragmentation, because many fragments are developing there. Next, अगला जो मेथड है वो है कि आपका मुकुलन, या इसको बडिंग बोलते हैं। ये नॉर्मली किस में पाया जाता है, ये हाइड्रा में पाया जाता है और ईस्ट में पाया जाता है, ठीक। अब इसको आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि ये हाइड्रा होता है, ये जंतु है, और ईस्ट जो है ये कवक है, ठीक। हाइड्रा क्या है, ये जंतु है। ये नॉर्मली ये सिलिंट्रेटा का जंतु है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, प्रोटोजोआ, पारीफेरा, सिलिंट्रेटा, ठीक है, कार्डेटा, ऐसे ढेर सारे संघ होते हैं। तो हाइड्रा सिलिंट्रेटा का एक जंतु है और ईस्ट जो है ये कवक है, ठीक है। कवक को बोला जाता है फंजाई, क्लियर। तो यहाँ पे जितने एनिमल्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम दोनों क्या है, प्रोटोजोआ। हाइड्रा क्या, स्पायरोगैरा क्या है, ये ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हाइड्रा क्या है, हाइड्रा जो है ये सिलिंट्रेटा का एक एनिमल है, और ईस्ट क्या है, एक कवक है, क्लियर है। अब मुकुलन का अर्थ क्या होगा, देखिए इसको मुकुलन का अर्थ, अब इसको मैं आपको ह्यूमन बॉडी के बेस बताना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन बॉडी में संभव नहीं होता है।
मान लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है टोटल, और ये टोटल मान लीजिए, तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एक फिक्स है, मान लीजिए एक हेड है, 2 हैंड है, पूरी बॉडी है, ठीक है। बॉडी का एक शेप है, एक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक छोटा से उभार उत्पन्न हो रहा है, आउटग्रोथ हो रहा है, और वो डेवलप करके सेम मेरी ऐसी बॉडी बना ले, छोटा सा, पूरी मेरी, मान लीजिए पहले छोटा सा उभार हुआ और धीरे से डेवलप होकर सेम मेरी ऐसी बॉडी बना ले, और ये फिर क्या करे, यहाँ मेरी यहाँ से अलग हो जाए, तो एक बॉडी था, एक और बॉडी बन गया सेम मेरी ऐसा, लेकिन वो छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर वो सेम मेरी ऐसा हो जाएगा, या ह्यूमन बींग्स के जैसा हो जाएगा। देन ये नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में होता नहीं है बॉडिंग, लेकिन कुछ जीवों में होता है। मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है आपका मार्कर है, ये मान लीजिए कोई जीव है, तो इसका एक फिक्स बॉडी का शेप है। यहाँ से मान लीजिए छोटा सा उभार उत्पन्न हुआ, और उभार क्या होगा कि उभार को ही बोला जाएगा बर्ड, जो आउट ग्रोथ है उसी को बोला जाएगा बर्ड। तो बर्ड छोटा सा हो गया, और फिर ये छोटा सा और जब और डेवलप हो जाएगा तो सेम इसके आकार का छोटा सा हो गया, ठीक है। और फिर इस मेन बॉडी ये है, और इससे ये वाला अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो एक से एक और बन गया, और कैसे ये उत्पन्न हो गया, छोटा सा बर्ड बना। तो जो उभार बन रहा है उसी को बोलते हैं बर्ड, ठीक। तो ये नॉर्मली, ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ आपको बताया, ऐसा नहीं कि ये मार्कर में और ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, इट इज़ ओनली द एग्जाम्पल। तो हाइड्रा और ईस्ट में, तब ईस्ट यहाँ पे मान ली हाइड्रा की जो बॉडी होती है इस तरीके से बॉडी होती है, ठीक। यहाँ पे इसे टेंटकल्स ऐसे निकले रहते हैं ऐसे, ठीक। ये हाइड्रा की मेन बॉडी है मान लीजिए। आफ्टर दैट सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे क्या मैं आपको बता रहा हूँ, बडिंग। मैंने आपको क्या बताया, छोटा सा आउटग्रोथ या बड डेवलप होगा। तो फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में फिर आप ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा उभार बना देंगे। अगला फिर एक और स्टेप बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे ये उभार थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और छोटा सा, जैसे हाइड्रा का शेप है पूरा एकदम ऐसे इसका आकार है, ऐसे छोटा सा हाइड्रा यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो यही जो बन रहा है छोटा सा उभार, इसी को बोला जाएगा बर्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन। इंग्लिश में इसको बर्ड बोला जाएगा, और हिंदी में इसको बोला जाएगा मुकुल। क्लियर है, ठीक। बर्ड या मुकुल, यहाँ पे मान लीजिए पूरा हाइड्रा की बॉडी थी, छोटा सा उभार उत्पन्न हुआ, उसी को बर्ड या मुकुल बोला जाएगा। वो डेवलप होकर सेम हाइड्रा जैसा हो गया, और फिर अगले स्टेप में क्या हो गया, ये इससे अलग हो जाएगा मेन बॉडी से। तो एक हाइड्रा ये पहले वाला था ही, एक छोटा सा हाइड्रा और ऐसे बन गया, तो एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन गया। अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही मतलब बन सकता है, कहीं मान लीजिए 2 भी बन सकता है, 4-5 भी बन सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया मुकुलन। तो मुकुलन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा उसकी बॉडी में ही कहीं छोटा सा उभार या बर्ड होगा, इसी को मुकुल कहते हैं। वो डेवलप होगा, उसके जैसा छोटा सा बन जाएगा और उससे फिर अलग हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड, ये दूसरा पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में मैंने आपको फिगर भी बता दिया। दूसरा ये पाया जाता है ईस्ट में। हाइड्रा मैंने आपको क्या बताया, ये सिलिंट्रेटा का जंतु है, और ये यीस्ट है, वो कवक है, फंजाई। तो ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है। यीस्ट का उपयोग नॉर्मली वाइन बनाने में और फिर बेकरी उद्योग में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका फिगर देखिए, मान लीजिए ये ईस्ट की एक कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे उसका मान लीजिए न्यूक्लियस है, ईस्ट की एक कोशिका आपने बनाया। फिर दूसरे को में क्या करेंगे, ऐसे सेम कोशिका बनेगी और छोटा सा यहाँ पे उभार बन गया यहाँ पे, फिर ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होने वाला रहेगा। फिर अगले स्टेप फिर ऐसे एरो बना के एक स्टेप बनाएंगे, यहाँ पे और छोटा सा उभार, यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। देखिए छोटा सा उभार इसे उत्पन्न हो रहा है। फिर अगले स्टेप में ये वाला मेन बॉडी तो है ही, ये अलग हो गया। तो एक चीज से देखिए, इसमें भी उभार हो रहा है, इसमें भी उभार हो रहा है। ऐसी उभार को ही क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे मुकुल। हिंदी में क्या बोलेंगे, मुकुल। इसीलिए इस मेथड का नाम है मुकुलन या बर्डिंग। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं फिगर, क्या लिखेंगे, बर्डिंग इन हाइड्रा। यहाँ पे फिगर क्या लिखेंगे, बर्डिंग इन द ईस्ट। क्लियर। तो टोटल विखंडन भी कंप्लीट हो गया, खंडन भी कंप्लीट हो गया, और ये मुकुलन। इतने स्टेप जो है आपके कंप्लीट हो गए, इतने मेथड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, एक्चुअली ये वीडियो का बनाने का मतलब मेरा ये था कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको बताया, ओनली मैंने आपको थ्योरी वाला नॉलेज दिया था, और बिकॉज ऑफ द रेड, यहाँ पे मैंने रेड इंक का यूज़ किया था, जो उतना वीडियो क्लियर नहीं था। ओके, देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ, जब आप फिगर के द्वारा इसको समझेंगे तो आप ये थोड़ा सा और बहुत ईजी हो जाएगा। वीडियो आपकी लंबी होगी, लेकिन लर्निंग पॉइंट बहुत कम है, आप आसानी से उसके बाद लिख सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है पुनरुद्भवन, या इसको बोलेंगे रीजनरेशन। ये किसमें पाया जाएगा, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। देखिए हाइड्रा में मुकुलन भी पाया जा रहा है, और हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाइड्रा की बॉडी अभी मैंने बनाया था तो आपको मालूम भी है। मान लीजिए हाइड्रा की ऐसे बॉडी है, ठीक है, ऐसे टेंटेकल्स ऐसे पाए जाते हैं, ये हाइड्रा की मान लीजिए बॉडी है। फिर क्या होगा, अब हाइड्रा की बॉडी क्या होगा, मान लीजिए कि 1, 2 ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया ऐसे, ये बीच वाला पार्ट हो गया, और ये ऊपर वाला पार्ट हो गया।
ऐसे हमारे टेंटाकल्स इसमें निकले, ठीक है। दूसरा तो ये हर पार्ट जो होगा वो एकदम हाइड्रा फिर से बना लेगा, हर पार्ट से हाइड्रा बन जाएगा। क्लियर? तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, हर पार्ट से एक मतलब हाइड्रा बन गया। तो इसी को बोलेंगे हम रीजनरेशन। मतलब कि यदि किसी भी कोई जीव है और उसके किसी भी घटनावश या एक्सीडेंटल या जैसे भी मान ली उसकी बॉडी 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, तो जितने भी पार्ट हैं वो सब डेवलप होकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी को बोला जाता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो ये आप इसमें अब देखिए हाइड्रा में ही मुकुलन भी था, लेकिन उसमें कैसे हो रहा था, एक छोटा सा उभार बन रहा था और वह उभार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और नया बॉडी बना रहा था। यानी इसमें क्या है, हाइड्रा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया जितने भी पार्ट में, और हर पार्ट फिर हाइड्रा जैसा बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन इन द हाइड्रा। इस फिगर का क्या नाम लिखेंगे आप, रीजनरेशन इन हाइड्रा। क्लियर? अगला है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में प्लेनेरिया की बॉडी देखेंगे तो प्लेनेरिया भी नियर अबाउट हाइड्रा के जैसा ही होता है। इसकी बॉडी ऐसे जैसे होती है, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ये आप लिख देंगे ऐसे प्लेनेरिया। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन का जो पावर होता है वो प्लेनेरिया में ही पाया जाता है, ठीक है। फिर मान लीजिए इसकी एक बॉडी है तो मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, सेम कॉन्सेप्ट वही है। तो मान लीजिए ये वाला ऐसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला है, फिर ये वाला है बीच वाला पार्ट, और ये वाला है नीचे वाला, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी से ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऐसे प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो एक बॉडी से 3 पार्ट बन गए और हर पार्ट अलग अलग बॉडी बना लिया। दिस क्लियर? आप इसको लिख भी सकते हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। मान लीजिए कि ये हाइड्रा और प्लेनेरियम पाया जाता है। जब हाइड्रा या प्लेनेरिया की बॉडी 2 या 3 खंडों में टूट जाती है तो हर जो सेगमेंट होता है वो डेवलप होकर एक नया हाइड्रा या प्लेनेरिया बना सकता है। दोनों को अलग अलग फिगर बना देंगे। क्लियर? You can write regeneration is also a method of the sexual reproduction in which organism's body divided into many pieces and each pieces develop into the new individual or new body. नेक्स्ट है आपका बीजाणु समासंग या बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लोअर प्लांट या निम्न श्रेणी के पौधों। आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, बीजाणुओं द्वारा जो जन्म होता है वो निम्न श्रेणी के पौधों में होता है, ठीक है। और निम्न श्रेणी के पौधे जैसे एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई ठीक है। मेनली आप लिखेंगे फंजाई में यानी कि कवक में और एल्गी में, ठीक है। तो राइजोपस जो है ये कवक है, ये राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, ठीक। अब इसको भी मैं फिगर के द्वारा आपको समझा दूँ तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें टोटल अलैंगिक जनन में 2 ही काम है, एक मेथड का नाम याद करना है, फिर दूसरा है कि वो किस जीव में पाया जा रहा है वो याद करना है, और तीसरा फिगर बना देना है, ठीक। तो इतना यदि आप निकल लिया, इतना फिगर आप डायरेक्टली आप लिख दिए मेथड का नाम, किस में पाया जा रहा है, और प्लस फिगर बना दे रहे हैं, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा इसमें। तो ये देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई से ब्रेड या रोटी या चमड़ी की कोई जूता वगैरह जो बहुत दिन से मान ली रखा गया है, तो आप देखते हैं ब्रेड आप रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से धब्बे जैसा ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है ब्लैक या ब्लू कलर का, ठीक। तो यही जो होता है ये होता है आपका, ये राइजोपस होता है जिसको बोला जाता है, ये एक फंजाई है। राइजोपस क्या है, एक फंजाई है। और जब इसकी जो फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जब चमड़े की वस्तुएं होती हैं या ब्रेड वगैरह रोटी पुराना वगैरह, तो देखेंगे आप सफ़ेद कलर का उस पर लग जाएगा, सफ़ेद या ब्लू कलर का। लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे यहाँ पे तो ये इसकी पूरी बॉडी डेवलप हो ही रहती है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे छोटा सा इसको देखेंगे, अब मान लीजिए ये ब्रेड है, अब ब्रेड पे आप देखेंगे ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं, और यहाँ पे ऐसे पूरा इसका माइसीलियम से धागा है जैसे इसकी पूरी बॉडी रहती है। ये मान लीजिए ब्रेड है और इस पर आप देखेंगे ऐसे पूरा धागा जैसे से फैला रहेगा ऐसे, और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से लंबे लंबे निकले रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पे छोटे छोटे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसी को बोलेंगे बीजाणुधानी। बीजाणुधानी मतलब जहाँ पे बीजाणु बन है, छोटे छोटे होंगे, ये स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। तो एक बार मान लीजिए एक बीजाणु हवा एयर वगैरह में होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे आया ऐसे लग गया और ऐसे पूरा डेवलप हो गया, पूरी बॉडी में डेवलप हो गया। अब यहाँ पे ढेर सारा, फिर इस सब में ढेर सारा स्पोर बना, क्या बना इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, स्पोर। अब ये भी फिर ये रैप्चर जब ये हो जाएगा यहाँ से निकल के फिर से ये हवा में फैल जाएगा, और फिर ये जो भी स्पोर्स होंगे जहाँ फिर इनको कंडीशन बढ़िया मिलेगा, फिर ऐसे वो डेवलप बॉडी बना लेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये हो गया राइजोपस, इसको क्या लिखेंगे, राइजोपस। ये है क्या, फंजाई है। क्लियर? तो राइजोपस या ब्रेड मोल्ड जो है, टोटल मैंने आपको क्या बताया कि राइजोपस या ऐसे बीजाणु की तरह जनन का मतलब मेन अर्थ क्या है कि बीजाणु जो होते हैं वो
छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आँख से नॉर्मली हवा में है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए राइजोपस का स्पोर जो हम नहीं दिखाई दे रहा है, अब उसको मान लीजिए यहाँ पे डेस्क पे है या बेंच पे कहीं पे वो लग गया है, लेकिन हर जगह में उग नहीं पाएगा, पूरी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशन सब सही नहीं है। जहाँ पे मान लीजिए इनके इसके लिए कंडीशंस जहाँ पे सही होते हैं, मान लीजिए कि ब्रेड हुआ या चमड़ी की कोई वस्तु, वहाँ पे यदि वो लग गया तो धीरे धीरे सभी कंडीशन उसको बेटर मिलेगा उसके हिसाब से, तो वहाँ डेवलप हो जाएगा। तो डेवलप होगा तो इस तरीके की आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन और भी क्लियर देखेंगे माइक्रोस्कोप वगैरह से तो देखेंगे इस तरीके से, और ये पूरी बॉडी अब उसकी डेवलप हुई। लेकिन आया था कैसे, ऐसे छोटा सा ऐसे एक स्पोर आया था, ठीक है, एक आया था और डेवलप हो गया, ऐसी बॉडी बना ली ब्रेड पे। फिर यहाँ पे ये जो ऊपर ऐसे जो बॉडी, इसी को बोलेंगे बीजाणुधानी, इसी में ढेर सारे फिर स्पोर बनेंगे, आइए फिर पककर इससे निकल जाएंगे, इस सभी से ढेर सारे स्पोर फिर हवा में फैल जाएंगे, और फिर उनको जहाँ कंडीशन मिलेगा ब्रेड वगैरह या चमड़ी की, फिर वहाँ पे वो कैसे जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। क्लियर, ये फिगर आप बना सकते हैं। तो पुनरुद्भवन भी कंप्लीट हो गया, बीजाणु समासंग या बीजाणु द्वारा जनन मैंने आपको बताया लोअर प्लांट में, और राइजोपस जो इसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ब्रेड पे मान लीजिए उगा है। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो मेथड है वो है आपका कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। अब इसके लिए आपको फिर से फिगर के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए जो कायिक जनन है, ये जो कायिक जनन है, ये नॉर्मली क्या है, आपको ये समझना है क्लास 10 में पौधों में समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई मान लीजिए प्लांट है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए रूट है, ये स्टेम है, और ऐसे मान लीजिए लीव्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए लीव्स है, और यहाँ पे मान लीजिए फ्लावर है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो पुष्प वाले पौधे हैं, ये पुष्प है या फ्लावर है, और ये क्या है, ये है रूट, ये है स्टेम, और ये है लीव्स, ठीक। तो फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी घटनाएं होती हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि आप लोग जानते हैं कि पौधे में कितने भाग, तो आप बताएंगे रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तना और पत्ती। लेकिन जनन के आधार पर यदि कहा जाए कि कायिक भाग क्या होता है और लैंगिक जनन का भाग क्या होता है, तो लैंगिक जनन का भाग होगा क्या, फ्लावर या पुष्प, ठीक है। लैंगिक, इसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन का भाग है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी घटनाएं यहाँ फ्लावर में ही होती हैं, ठीक है। उसको छोड़कर जो भी रूट है, स्टेम है और लीफ है, इसको बोला जाएगा कायिक भाग। इसको क्या बोलेंगे, कायिक भाग। अब आपको समझ में आ गया कि कायिक भाग क्या है और लैंगिक जनन का भाग क्या है। तो फ्लावर यानी कि पौधों में, आप इस तरीके से को शॉर्टकट करेंगे, पौधों में जो पुष्प होगा वो लैंगिक जनन का भाग है, इट इज द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाइल द रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि कायिक भाग क्या होता है। तो कायिक जनन का अर्थ क्या होगा, जब कायिक भाग के द्वारा नया पौधा बने, मतलब कायिक भाग क्या है, रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो यदि रूट के द्वारा नया पौधा बन जाए, या स्टेम के द्वारा नया पौधा बन जाए, या लीव्स के द्वारा नया पौधा बन जाए, तो उसी को कहेंगे कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। यहाँ पे इसको लिखेंगे आप दो तरीके से। ये जो होगा, ये आपका रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये दो टाइप से, मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी बना दी है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होगा कृत्रिम कायिक जनन, जिसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो कायिक जनन का अर्थ क्या होगा कि आपको पहले जानना कि कायिक भाग क्या होता है या वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो पौधे की बॉडी होती है, नॉर्मली इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ब्रांचेस, बहुत से पार्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्लावर होता है, फ्लावर को कहेंगे वो लैंगिक जनन का भाग है, क्योंकि फ्लावर में ही लैंगिक जनन की सभी घटनाएं होती हैं। ओके, ऑल द स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली रिलेटेड विद द फ्लावर in the plant body. Therefore, we can say the flower is the part of the sexual reproduction. But in the case, other hand, if we see the root, stem and leaf, other parts except the flower, then other parts are called vegetative parts. Okay, तो दो पार्ट है यहाँ पे, एक है आपका कायिक भाग और दूसरा लैंगिक जनन का भाग। कायिक भाग क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ। तो प्राकृतिक रूप से जो होगा वो रूट के द्वारा, अब मान लीजिए रूट के द्वारा प्राकृतिक रूप से किसमें होगा, स्वीट पोटैटो में और डहेलिया। स्वीट पोटैटो और डहेलिया, ये एग्जाम्पल किसका है, इनके शरीर में ऐसे प्लांट हैं जिनमें रूट के द्वारा ये नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है। स्टेम के द्वारा है मान लीजिए पोटैटो और जिंगर, ये क्या होते हैं, ये भी रूट के द्वारा है, सॉरी ये स्टेम के द्वारा नया प्लांट बना लेते हैं। और लीव्स के थ्रू ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ये दो प्लांट, और भी ढेर सारे प्लांट है, लेकिन मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे हैं और ये क्लास 10 के लिए सेटिस्फाई भी हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो बाय द रूट, बाय द स्टेम, बाय द लीव्स, एग्जाम्पल आपको याद करना है। रूट के द्वारा
ये रूट के द्वारा नया पौधा कौन बना लेगा, वो क्या है, स्वीट पोटैटो और डहेलिया। फिर स्टेम के द्वारा किसमें, पोटैटो और जिंगर। लीव्स के द्वारा ब्रायोफिलम और बिगोनिया। क्लियर है। और दूसरा है क्या, हो गया आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो इसमें क्लियर है कि रूट, स्टेम और लीफ ये सभी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें 3 मेथड हैं। एक है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा है लेयरिंग। तो कटिंग का अर्थ है कि मान लीजिए पौधे के किसी पार्ट को आपने काटा और मिट्टी में लगा दिया और वो फिर से उससे नया पौधा डेवलप हो गया। जैसे रोज़ में आप देखेंगे, मान लीजिए गुलाब का पौधा है, उसकी स्टेम को हम लोग काटते हैं, स्टेम को मिट्टी में डालते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, तो नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या सिंपल आपने क्या, कटिंग किया, ठीक है। सिंपल, वी कट द प्लांट स्टेम एंड वी कीप दैट स्टेम इन द सॉइल, गिव द वाटर, आफ्टर दैट इन सम डेज इज डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। ओके। और शुगर केन, मान लीजिए गन्ना का जो पौधा है वो भी उसके स्टेम को काटा जाता है, ज़मीन में लगा दिया जाएगा, तो हर पार्ट से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कटिंग। अच्छा, इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा गया, क्योंकि ये मानव के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ग्राफ्टिंग, अच्छा ग्राफ्टिंग जो है इसको नॉर्मली हमारे एरिया में इसको कहा जाएगा कलम करना, ठीक है। तो कलम करने वाले जो इसमें क्या होता है, जो कलम जो होता है नॉर्मली हम अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, हमारे एरिया में इस तरीके से कहा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, अब इसको समझिएगा ग्राफ्टिंग क्या होता है। मान लीजिए कोई पौधा एक है और ये दूसरा पौधा है इस तरीके से, ठीक है। ये दो, और यहाँ पे इसे रूट्स है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पत्तियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब, ठीक। ये पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक। अब मान लीजिए दोनों का मिक्सअप मान लीजिए करना है, तो मान लीजिए यहाँ से मैंने इस प्लांट को काट दिया ऐसे, और इस प्लांट को यहाँ से काट दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जान लीजिए इसके ऊपर वाला उतना बेटर नहीं था, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया काट के, और इस प्लांट का ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे लगा दिया, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये वाला पार्ट यहाँ लगा, और फिर इसको दोनों को ज्वाइंट करके इसमें मिट्टी वगैरह लगा के अच्छे तरीके से उसको बांध दिया, और फिर इसको मिट्टी वगैरह लगा इसको बांधी, फिर कुछ दिनों में ये दोनों जुड़ जाएंगे। और सेम ही स्पीसीज़ का होना चाहिए, ये नहीं कि ये मैंगो का है तो ये नीम का है, ऐसा नहीं, सेम ही स्पीसीज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसी को बोला जाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग में देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आपको जाने, जो नीचे वाला पार्ट है यानी ग्राफ्ट आपने कर लिया, तो जिसमें रूट होता है उसको बोला जाएगा स्टॉक, इस वाले पार्ट को क्या बोला, स्टॉक। और जो ऊपर दूसरे पौधे का ऊपर वाला पार्ट आपने लगाया है उसको बोला जाता है सियोन, SCION, और इसका क्या नाम है, स्टॉक, ठीक है। अब 2 चीज़ें आप समझ गए, मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डायरेक्ट, इसका मतलब है कि रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लीफ के द्वारा, क्लियर। फिर यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ, तो एग्जांपल आप याद करिए, स्वीट पोटैटो डहेलिया और स्टेम पोटैटो जिंगर और लीव्स ब्रायोफिलम है बिगोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लीव्स के द्वारा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये होता है आपका ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम का ऐसे पौधा है, चौड़ी चौड़ी से पत्तियाँ होती हैं, इससे ढेर सारी से पत्तियाँ निकलती हैं हरी हरी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसमें क्या क्वालिटी पाया जाता है, इससे यहाँ लीफ के किनारे जड़ वगैरह या छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो जाते हैं, लीफ के किनारे ही, मार्जिन्स पे, एकदम किनारे से, ठीक। या मान लीजिए एक पत्ती ज़मीन पे ऐसे गिर गई, जैसे यहाँ लीजिए पत्ती है ज़मीन पे गिर गई, तो यहाँ किनारे किनारे से छोटा छोटा पौधा, टीनी प्लांट ऐसे डेवलप हो जाएगा, रूट वगैरह सब, और सबसे ऐसे क्या होगा, ऐसे पूरा नया प्लांट की बॉडी बन जाएगी। तो इसमें देख रहे हैं पत्ती के द्वारा ही ढेर सारे पौधे बन जा रहे हैं। तो लीव्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होगा, किसमें, ब्रायोफिलम में और बिगोनिया में, क्लियर। तो कटिंग भी मैंने बताया आर्टिफिशियल वाला, ग्राफ्टिंग भी बताया, और लेयरिंग, लेयरिंग किसमें पाया जाएगा, मान लीजिए जैस्मीन में, और भी बहुत से पौधे हैं। अब लेयरिंग का अर्थ क्या है यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि ये ऐसे अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक चमेली का पौधा है, ये रूट है उसका, ऐसे मान लीजिए फैला हुआ है ऐसे ज़मीन पे से, ठीक है। मान लीजिए ये ज़मीन है, ज़मीन पे यहाँ पे एक पौधा लगा है और उसके ब्रांचेस ऐसे ज़मीन में फैले हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैंने यहाँ बताया, मान लीजिए रूट वाला एक जगह इसका रूट है, अब चारों तरफ उसका ब्रांचेस जो है फैला हुआ है स्टेम। फिर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे यहाँ पे ऐसे गड्ढा एक बना लिया ऐसे, ठीक, यहाँ से मिट्टी निकाल दिया, और इसके पास जो स्टेम है उसको उठाया, और इसका मान लीजिए स्टेम का ये वाला पार्ट है, तो इसके जो आउटर जो छिलके होते हैं उसको निकाल दिया स्टेम का, और फिर उसी को ऐसे ज़मीन में से कर दिया, ठीक, ज़मीन में से नीचे कर दिया, और फिर इसको मिट्टी वगैरह से दबा दिया, इसका आउटर लेयर आपने निकाल दिया स्टेम का, ठीक है। और फिर इसको पानी वगैरह जब देंगे तो यहाँ से भी ऐसे रूट वगैरह निकल जाएगा, यहाँ से भी फिर रूट निकल जाएगा। फिर यहाँ पे इसको यदि आप काट देंगे तो एक पौधा ये है, एक पौधा ये हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, लेयरिंग। लेयरिंग का अर्थ सिंपल क्या है, ये जैस्मीन वगैरह में या बहुत से प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, एक पौधा है मिट्टी में लगा हुआ और यहाँ ये फैला हुआ है, उसके ब्रांचेज ढेर सारे चारों तरफ फैले हुए हैं। तो यदि इसमें गुण है मतलब कि लेयरिंग का, तो अब क्या करेंगे कि उसको मतलब कि उसके स्टेम को आपने उठाया, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए ज़मीन में उसको नीचे कर देंगे, दबा देंगे, तब भी उससे रूट्स निकल जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं मान लीजिए उसके आउटर लेयर को आप छील देंगे, मिट्टी में इसको ढक देंगे, वाटर वगैरह देंगे, तो उससे न्यू मतलब रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर उसको मतलब ढेर सारे ऐसे प्लांट बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए दूब घास में आप देखेंगे ऐसे प्लांट है, तो ज़मीन में से आएगा, यहाँ से भी रूट बन गया, यहाँ से भी रूट बन गया, यहाँ से, तो ये क्या है, लेयरिंग है।
ठीक है। यहाँ से आप काट भी देंगे तो भी ढेर सारे प्लांट बन गए। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको ये प्रयास किया कि जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनसीईआरटी बुक में था उसको मैंने फिगर के द्वारा मतलब बताने का काम किया। तो आप फिगर भी बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो भी मैंने फिगर बनाया उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, और ये टोटल है। ठीक, नेक्स्ट अब अगला क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूँ इसमें। तो आप ये इस लेसन में इतनी चीज़ें खत्म हो गई। पहला हो गया रिप्रोडक्शन क्या है ये आपने जाना, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है ये जाना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर दोनों का डिफरेंस जाना। फिर आपको डायरेक्टली क्या पढ़ना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, कुछ मेथड दिए गए। इसके बाद भी बहुत से मेथड होते हैं जो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10 में इतने मेथड आपको पढ़ने हैं। और मेथड के बाद सिर्फ आपको फिगर बनाना है, और किस ऑर्गेनिज्म या किस जंतु या पौधे में पाया जा रहा है, ये आपने वर्क कर लिया, ये कंप्लीट है। अगला फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट में, और दूसरा ह्यूमन बीइंग्स में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी 2 वीडियो बनेगी, एक बनेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऐसे, और दूसरा एक वीडियो बनेगा ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।